नमस्कार। टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लगभग अभी तक 3 फैसले आ चुके हैं। सबसे जो बड़ा सवाल टेट मामले को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राज्य सरकार अलग-अलग प्रकार के प्रावधान करती है। सबसे जो बेसिक सवाल है जो आपके स्क्रीन पर है कि क्या टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त छूट के बावजूद वे मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हो सकते हैं। सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च से 2026 को जो फैसला दिया है वो छाया वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के इश्यू को लेकर के फैसला दिया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेज प्रदीप कुमार, जो ये 3 जजों की बेंच के द्वारा फैसला दिया गया था, और इसी फैसले को अलग अलग राज्य सरकार अपने तरीके से इंटरप्रेट करके और ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करती है। ये बात जो छाया वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो जजमेंट है इसमें लिखा गया है। जो विकास सांखला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 2013 का जजमेंट है, और इस जजमेंट को सही बताते हुए और छाया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मुख्य बिंदु क्या होंगे इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश स्टेट जो परीक्षा 2026 का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके अंदर भी कुछ इश्यूज आए हैं। उसके अंदर जो क्लास 1 to 5 का जो टेट है उसमें बीएड को शामिल करने की एक विज्ञापन में शर्त डाली गई है, 6(3) का क्लोज डाला गया है। उसको लेकर काफी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, उसको भी लेकर क्लियर करूंगा। दूसरा, यूपी टेट जो 2026 का जो क्लास 1 to 5 का जो है उसके अंदर एनआईओएस डीएलएड को शामिल नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, जो बीआर गवई थे, जो एक्स हैं अभी, उनके द्वारा एनआईओएस डीएलएड जो 18 महीने का जो कोर्स था उसको अलाउ कर दिया था। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआईओएस डीएलएड को अलाउ नहीं किया। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। मुख्य जो सवाल है वो ये आपके जो इस वीडियो के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जो फैसले हैं उन तीनों फैसलों को लेकर के क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है किस राज्य में, मुख्य जो सवाल है जो मैंने पहले बताया था वही सवाल है। दूसरा है कि क्या टेट में दी गई छूट को डबल आरक्षण, रिजर्वेशन, डबल बेनिफिट का नाम देकर के राज्य सरकार मना कर देती है, कि क्या डबल बेनिफिट माना जा सकता है या पात्रता तक ही सीमित है। तीसरा जो सवाल है, क्या इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर होना चाहिए, न कि पात्रता परीक्षा में मिली छूट पर। सवाल मोटा मोटा ये है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट यदि टेट परीक्षा, पात्रता परीक्षा 60% ना लाकर 5% की छूट प्राप्त करने के बाद यदि वो पास कर लेते हैं और अध्यापक की मुख्य परीक्षा देते हैं, क्या वो आरक्षण का लाभ दोबारा माना जाएगा या बाद में वो पात्रता परीक्षा में दी गई छूट आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा। ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बनी हुई थी। जो प्रदीप कुमार के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जो जजमेंट दिया था, उस प्रोपोजिशन को, उस फैक्चुअल मैट्रिक्स को ना देखकर महाराष्ट्र सरकार ने ये अलग ही उन ओबीसी, एससी, एसटी को जनरल में काउंट ना करके, उनके मार्क्स जनरल की मेरिट से ज्यादा थे, उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं दी। इन कैंडिडेट ने मेरे से संपर्क किया था और मैंने उनको बताया था कि विकास सांखला का जो जजमेंट है उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में रखो, लेकिन काफी समय लगता है और काफी हियरिंग होती है, उसके बाद जाकर के हेल्प मिली। अब आगे जो मुख्य सवाल है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 जो भर्ती पर क्या फर्क पड़ेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में, और अंतिम मोड पर है। राज्य सरकार का रिप्लाई आना बाकी है। लेकिन इसी बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो महाराष्ट्र वाला जो फैसला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। अब जो सवाल है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, उस पर इस फैसले का इन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, डबल लाभ का जो तर्क देकर जो मेधावी छात्रों के साथ
और अन्याय किया जाता है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। अब जो मुख्य जो इसका कंक्लूजन पॉइंट है वो 3 है। अब टेट की छूट लेकर भी मेधावी छात्र कैटेगरी में चयन पा सकता है। सरकार ने पुराने फैसले प्रदीप कुमार को गलत तरीके से लागू किया है। महाराष्ट्र के अंदर टेट में छूट जो सिर्फ पात्रता के लिए है, वो चयन के लिए नहीं है। ये रीजन जो लॉजिक है, इससे लॉजिक को भी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो महाराष्ट्र का जो छाया वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेता हूं कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की गुणवत्ता जांच शिक्षक भर्ती में वो प्रभाव डालेगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं, ये चीज राजस्थान के अंदर भी है। और राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने फैसला दे दिया। राजस्थान सरकार उस जजमेंट को ना इंप्लीमेंट कर रही, ना अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रही। मुझे छात्रों ने बताया काफी परेशान है और हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है। कंटेम्प्ट पिटीशन का कोई समाधान तारीख पर तारीख, कम से कम या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, तमाम फैसले हो जाएगा। आज काफी महीने बीत गए। राजस्थान के छात्र टीएसपी से हैं, वो जो जजमेंट दिया है हाईकोर्ट खंडपीठ से, उसको भी मैं बताऊंगा। इसलिए कई स्टेट को लेकर चर्चा करूंगा और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो फैसला दिया गया उस फैसले पर जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा कर लेता हूं कि कितना क्या है। ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो छाया वर्सेज आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो जजमेंट दिया गया है, ये आपके एसएलपी नंबर है और ये सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है। रिपोर्टेबल का मतलब होता है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख में दर्ज हो गया। जस्टिस आलोक आराध्य जी ने दिया है, और कब दिया है? 23 मार्च को दिया है, और अभी लेटेस्ट ही ये जजमेंट आया है। ये जजमेंट टोटल 35 पेज में है, टोटल 35 पैराग्राफ और 30 पेज में है। अब जो इस जजमेंट के अपन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो ये मेनली जो इश्यू रखा गया है कि 14 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था और 25 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने, अलग अलग नाम है यहाँ पे, TAIT रखा है, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, कोई मुख्य परीक्षा रख देता है, कोई कुछ। ये टेट परीक्षा होने के बाद, ये टेट लगा, और ये जो महाराष्ट्र की जो एजुकेशन काउंसिल है उसने परीक्षा करवाई। ये मोटा मोटा मैंने इसका फैक्ट्रिक्स बताया, लेकिन मुख्य जो बिंदु है उस पर आना जरूरी है। जो मैं शुरुआत में जो मैं बताना चाह रहा था आपको, ये जो तीन जजमेंट है, छाया वर्सेज पर चर्चा करूंगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का क्या इसमें उल्लेख किया गया है, और उसके बाद विकास श्रृंखला का क्या है, ये समझना जरूरी है। इनका कंपैरिजन समझना जरूरी है, क्योंकि जो मैंने इसमें जो मुख्य कानूनी जो सवाल बताए हैं, वो कानूनी सवाल जो मैंने लिखे हैं वो इन्हीं जजमेंट से समझ में आएगा। जो ये मुख्य जो मैंने पैराग्राफ हिस्ट्री बताई है कि कब क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, उसके बाद ये टेट परीक्षा होती है और उसमें 25 फरवरी को रिजल्ट जारी होता है और वहां पर ग्रीवेंस लगाई जाती है और तमाम चीजें ये होती हैं। इन पर अपने वो चर्चा नहीं करेंगे। आरटी एक्ट पर चर्चा है, आरटी एक्ट को लेकर है, ये एक उसका हिस्सा है। जो मुख्य बिंदु जो है वो अपन चर्चा करेंगे आरटी एक्ट के बाद। ये एनसीटी की गाइडलाइन है, 2011 में जो टेट को लेकर जो एनसीटी की गाइडलाइन जारी हुई थी, उसी में प्रावधान था कि जनरल को लेकर 60% और ओबीसी एससी एसटी को लेकर के 5% का रिलैक्सेशन, और राज्य सरकार को अलग से एक पावर दिया गया था, वो अपने हिसाब से तय करे, और इसको लेकर के ये चर्चा क्लोज की गई है। इसके बाद जो मुख्य जो पैराग्राफ है वो अपन चर्चा करते हैं 9 नंबर पैराग्राफ। 9 नंबर पैराग्राफ में जो ये 9 नंबर जो पैराग्राफ है आपका, ये जो 9 नंबर पैराग्राफ है कि 14 फरवरी 2025 को जो हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था टेट मामले में जो मैंडेटरी को लेकर के, उन्होंने प्रदीप कुमार, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का जो फैसला है, इस प्रदीप कुमार को बेस बनाते हुए उन्होंने कहा कि कैंडिडेट जो बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन कैन नॉट माइग्रेट टू जनरल कैटेगरी एंड परमिटिंग द माइग्रेशन वुड कन्फर्म अनफेयर एडवांटेज ओवर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, कि माइग्रेशन नहीं कर सकते जो
रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया और उसका हवाला दिया कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस प्रदीप कुमार का सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों बेंच का है, क्योंकि प्रदीप कुमार का जो मामला था वो लेटेस्ट आया था। उससे पहले 2013 का विकास आंकड़ा का राजस्थान का था। अब ये बात, ये जो पैराग्राफ 9 में ये बात रखी गई है कि हाईकोर्ट ने किस आधार पर फैसला दिया, वो बात रखी गई है। अब जो मुख्य जो बिंदु आएंगे वो मुख्य बिंदु अपन चर्चा करेंगे। 11 नंबर पैराग्राफ में चर्चा करें तो उसमें डबल बेनिफिट रिजर्वेशन को लेकर के बात की गई है कि परमिट माइग्रेशन है वो डबल बेनिफिट रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके सपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं वो इसमें है। पैराग्राफ नंबर ये बीच के कई जजमेंट जो जितेंद्र कुमार सिंह सुपरा और तमाम जजमेंट दिए गए, इन पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, इनका कोई इश्यू नहीं है। जो डायरेक्ट विकास आंकड़ा को लेकर भी रिजर्वेशन को लेकर चर्चा है। जो मुख्य जो पैराग्राफ है वो 15 नंबर पर आएंगे। 15 नंबर पैराग्राफ पे ये नॉन माइग्रेशन को लेकर के, रिलैक्सेशन को लेकर के बात कही गई और प्रदीप कुमार का इसमें 3 जज की बेंच के द्वारा ये बात कही गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी स्पेशल एजुकेशन का ये टीचर था, ये प्रदीप कुमार था, क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा गया है कि प्रदीप कुमार सीटेट पास था। उस सीटेट पास के लिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 60% होना चाहिए था, लेकिन जो रेस्पोंडेंट है वो नहीं था। रेस्पोंडेंट को जो 60% होना चाहिए था, लेकिन जो ये प्रदीप कुमार है, प्रदीप कुमार बेसिक इस पैराग्राफ में जो लिखा गया है वो मैं बताता हूं। प्रदीप कुमार दिल्ली का निवासी नहीं था। प्रदीप कुमार दिल्ली का निवासी नहीं था, ये बाहरी राज्य का था। इसने जो सीटेट पास की थी वो ओबीसी कैटेगरी से पास की थी, जनरल से पास ये नहीं था। 60% इसके नहीं थे, इसने छूट लेकर पास करे। यदि कोई कैंडिडेट दूसरे राज्य का है और वो दूसरे राज्य में भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता, वो जनरल में काउंट होएगा। यदि यही प्रदीप कुमार केंद्र सरकार के केवीएस एनवीएस के लिए अप्लाई करता तो ये ओबीसी के अंदर काउंट होता। अब ये ओबीसी में काउंट कैसे होगा? इसकी जो फैक्चुअल मैट्रिक्स जो बात रखी गई वो यही है कि ये जो ओपन जो 3 बेंच का जो जजों का जो दिया गया है उसमें विकास आंकड़ा को लेकर के ये बात कही गई है कि ये फुलफुल जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो नहीं करता। इसका भी रीजन बताया इन्होंने क्यों नहीं करता। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सबसे बड़ी बात लिखी गई है, ये जो सबसे बड़ी बात रखी गई, 3 जज बेंच दिस कोर्ट held that respondent did not fulfill the essential eligibility criteria in much as they neither had OBC certificate issued by the NCT दिल्ली। उसके पास OBC सर्टिफिकेट है बट अपने स्टेट का है, NCT दिल्ली के द्वारा जो जारी किया गया वो सर्टिफिकेट इसके पास नहीं है। जो neither nor had passed CTET with 60% मार्क्स, 60% के साथ ना सीटेट पास है ना वो उस राज्य से है। ये बात इसमें रख करके ये फैक्चुअल मैट्रिक्स है। इसके विकास आंकड़ा राजस्थान का ही था, राजस्थान की भर्ती के लिए किया। ये जो मेनली जो पैराग्राफ नंबर 15 में यही बात रखी गई कि ये फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करता तो उसको जो महाराष्ट्र सरकार या कई सरकारें जो इंटरप्रेट कर रही हैं वो गलत कर रही हैं इस फैसले को लेकर। यही इसमें फैक्चुअल मैट्रिक्स बताई गई। अब पैराग्राफ नंबर 19 पर आते हैं। पैराग्राफ नंबर 19 पर लीगल प्रिंसिपल डिसाइड किए गए हैं और लीगल प्रिंसिपल जो क्वेश्चन है वो यही डिसाइड किया गया। जो रिलैक्सेशन जो क्वालिफाइंग एग्जाम, टेट क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम है। इस क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर रिलैक्सेशन जो लेगा क्या वो माइग्रेट कर सकता है? क्या वो डबल बेनिफिट रिजर्वेशन में काउंट होगा या नहीं होगा? यही चीज इस फैसले के अंदर ये 4-5% जो माइग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, माइग्रेशन रिजर्व कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग कर रहा है वो
उसमें जाएगा या नहीं जाएगा, सेम इश्यू जो मैंने पहला क्वेश्चन जो हिंदी में बनाया था, सेम यही क्वेश्चन इसमें डिसाइड किए गए। अब जो पैराग्राफ नंबर 20 में एनालिसिस किया गया है, ये यहां से एनालिसिस कोट करता है और कोर्ट एनसीटी की गाइडलाइन से उठा करके एनालिसिस करना शुरू करता है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, लेकिन अपन इन पर चर्चा नहीं करेंगे, ये इशू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पैराग्राफ नंबर 30 और 31, 32, 33 है, उन पर अपन चर्चा करेंगे। ये मेनली पैराग्राफ है कि 30 नंबर पैराग्राफ, 30 नंबर कि डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट प्रदीप कुमार में हैज नो एप्लीकेशन टू ऑब्टेनिंग फैक्चुअल मैट्रिक्स फॉर द रीजन। जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जो प्रदीप कुमार को सुप्रा बेस बनाकर जो जजमेंट दिया, वो कोई एप्लीकेशन माइंड नहीं रख रही फैक्चुअल मैट्रिक्स। द रीजन दैट डिसीजन ऑफ प्रदीप कुमार इज एन अथॉरिटी फॉर द, जो प्रोपोजिशन है वो गलत रखा गया। जो फैक्चुअल जो मैट्रिक्स मैंने बताया कि प्रदीप कुमार महाराष्ट्र का जो दिल्ली का कैंडिडेट ना बाहरी राज्य का कैंडिडेट था, ना उसके पास दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया ओबीसी का सर्टिफिकेट था, और सीटेट उसने पास करी, सीटेट अलाउ कर देते मैनी स्टेट। तो फैक्चुअल मैट्रिक्स, ये फैक्चुअल मैट्रिक्स अलग थी, उस प्रोपोजिशन को अलग तरीके से उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब जो आगे जो इसमें रखा गया है कि वो क्योंकि मिनिमम जो ओबीसी दिल्ली का ना होने की वजह से वो डज नॉट फुलफिल द एसेंशियल एलिजिबिलिटी कंडीशन, वो जो आवश्यक जो मिनिमम जो कंडीशन है योग्यता को, उसको ही फुलफिल नहीं कर रहा। दे कैन नॉट परमिटेड टू अपॉइंट अगेंस्ट जनरल वैकेंसी, इसलिए वो जनरल वैकेंसीज में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास ये होना चाहिए था, सीटेट में 60% होना चाहिए था, क्योंकि वो बाहरी राज्य का था, ओबीसी सर्टिफिकेट उसके पास गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का नहीं था, इसलिए वो फुलफिल नहीं कर रहा था। ये बात मेन इंपॉर्टेंट रखी गई। जो विकास सांखला, जो प्रदीप कुमार, जो उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब ये जो पैराग्राफ है ये मेन डिफरेंशिएट करते हैं। और ये मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, तब महाराष्ट्र को लेकर के जब केस चल रहा था, मैंने मेरे चैनल पर बताया था कि प्रदीप कुमार और विकास सांखला में क्या अंतर है और किस प्रकार से, वही चीज अब इस जजमेंट के अंदर आई है। पैराग्राफ नंबर 31 में कहता है, इन द इंस्टेंट केस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग 60% मार्क्स इन टीईटी इज नॉट ए एसेंशियल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज द गाइडलाइंस इशूड बाय द एनसीटी। और इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये रिलैक्सेशन कैंडिडेट जो बिलोंग करेंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेनली जो इसमें बात रखी गई है कि गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र, इसमें ये बात लिखी गई है कि जो कैंडिडेट जो इंक्लूड किए गए और जो टेट परीक्षा के अंदर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो इनको किया, वो प्रदीप कुमार जो सुप्रा को जो डिसीजन को बेस बनाकर के जो रखा गया, वो मेरिट लिस्ट जो डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, ये गलत की गई है। ये बात इसके अंदर लिखी गई है कि नोट हैव बीन रिलाइड अपॉन, इसके ऊपर रिलाइड नहीं करता। और जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जो रिलाई किया है, वो इसमें उन्होंने कहा कि साफ साफ एरर किया है, ये एरर, ये गलत तरीके से उन्होंने उस प्रदीप कुमार को महाराष्ट्र सरकार ने गलत इंटरप्रेट किया और हाईकोर्ट ने भी उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। बेसिक रीजन इसमें बताया है कि द अपीलेंट हु एडमिटेडली आर मोर मेरिटोरियस देन आर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट अंडर द जनरल कैटेगरी कैन नॉट बी, इसको बाहर नहीं कर सकते कंसिडरेशन अंडर द जनरल कैटेगरी से। और एब्सेंस ऑफ एनी, जब कोई भी रूल उसमें द रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ओनली अफेक्ट एलिजिबिलिटी नोट द मेरिट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छूट दी गई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में, जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन दिया गया, वो ओनली एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता है, मेरिट को डिसाइड नहीं करता है। इसका एक और लॉजिक बताऊंगा। और इसी डिसीजन को बना करके उन्होंने कहा कि विकास सांखला का जजमेंट सही और प्रदीप कुमार का जजमेंट गलत तरीके से हाईकोर्ट ने इंटरप्रेट किया और महाराष्ट्र सरकार ने, और ये कहा कि माइग्रेट हो सकते हैं। आगे जो कंक्लूजन जो पॉइंट रखा गया है, निष्कर्ष जो रखा गया है, वो 14 फरवरी 2025 के जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया, और रेस्पोंडेंट है वो इंक्लूड करे मेरिट लिस्ट को, और अपीलेंट जो भी याचिका करता है, जो अपीलेंट आए हैं वो सिक्योर्ड करते हैं मार्क्स जो कैंडिडेट जनरल के सिलेक्टेड उनसे ज़्यादा, उनको शामिल करके और ज्वाइनिंग दे, और इसके साथ ये सारी इन याचिकाओं को वो
अलाउ करते हुए और फैसला देते हुए अलाउड कर दिया अपील को। और अपील अलाउड इसलिए हुई कि महाराष्ट्र के कैंडिडेट गए थे और ये चीज ये इन जजों ने फैसला इन्होंने लिखा। और जो आपकी PS नरसिम्हा जी की बेंच थी, और ये 23 मार्च को ये जजमेंट आया। जो मेनली जो मुख्य जो जजमेंट आया वो सबसे जो बेसिक सवाल था कि जो कैंडिडेट माइग्रेट करेगा, टेट में भले ही छूट ली हो, डजंट मैटर, टेट में छूट लेने का प्रावधान कैसे रखा। जैसे कोई कैंडिडेट है, मैं एक आपको लॉजिक देता हूं, बीएड या डीएलएड में किसी ने एडमिशन लिया, उसके लिए परीक्षा लगती है प्री। किसी ने एमबीबीएस में लिया, किसी ने कोई टेक्निकल के अंदर लिया, कुछ भी उसकी एग्जाम लगती है, उसकी मेरिट बनती है, उसमें भी ओबीसी एससी एसटी जनरल की मेरिट रखती है। उसके बाद ओबीसी वाला यदि एससी एसटी का कैंडिडेट उस बीएसटीसी डीएलएड बीएड में वो परीक्षा दी और उसके अंदर ओबीसी से चयन होकर, एससी से चयन होकर वो डीएलएड या बीएड कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी उसी कंडीशन का है। क्योंकि टीचर की मुख्य जो शर्त आती है एनसीटी की गाइडलाइन में, उसके लिए प्राइमरी लेवल के लिए आपका डीएलएड होना चाहिए 2 साल का, दूसरा आता है कि टेट पास होना चाहिए, ये योग्यता है। इसीलिए कोर्ट ने बार बार कहा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए उसको परीक्षा में बैठने का मौका दे रहे हैं, मेरिट लिस्ट चयन नहीं हो रहा, उसे नौकरी नहीं मिली, नौकरी के लिए तो उसको अलग से एग्जाम पास करनी पड़ रही है, आप कैसे इसको डबल बेनिफिट रिजर्वेशन का नाम दे सकते हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डबल बेनिफिट रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा कहा कि माइग्रेट किया जा सकता है, जो टेट में जो छूट दी गई है वो छूट आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा, यही बात विकास श्रृंखला के अंदर कही गई थी। अब जो बात आती है दूसरा जो इश्यू, उत्तर प्रदेश की यूपी टेट के अंदर 2026 के अंदर एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड नहीं किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जो जजमेंट है वो विश्वनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड के मामले में रिव्यू पिटीशन में जस्टिस BR गवई की बेंच ने जजमेंट दिया था, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। और इन्होंने जो इसमें जजमेंट दिया वो मैं आपको इसका दिखाता हूं। ये बाकायदा इसमें ग्रेविएंस आई और उसके बाद इनको डीएलएड को अलाउ किया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, और उनको अलाउ किया गया है बाकायदा। उन्होंने वी हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन द जजमेंट अंडर द रिव्यू दैट वन टाइम स्कीम वाज प्रोवाइडेड स्लोली टू द जो सेफ गार्ड द इंटरफेयर दिस है जो जजमेंट दिया। और इसको रिव्यू पिटीशन को इन्होंने कहा कि 18 मंथ वालों को जो 10/8/2017 तक जिन्होंने जॉब करी और उन्होंने ये किया वो वैलिड हैं। ये पैराग्राफ जो है इसमें 3 नंबर पैराग्राफ के अंदर पूरी बात रखी हुई है। ये आप साफ साफ क्लियर हो रहा है पैराग्राफ नंबर 3। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद अलाउ कर दिया, उसके बाद उनको बाहर नहीं किया। एक्चुअल में क्या है, कॉपी पेस्ट करते हैं अधिकारी, इनको मालूम नहीं। हालांकि एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर डाला था। जो उत्तर प्रदेश के जो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं वो उत्तर प्रदेश से जो जिसने विज्ञापन जारी किया, जो शिक्षा सचिव उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे, अपने एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस दें और इस ऑर्डर का हवाला दें, वो कर देंगे। क्योंकि पुरानी कॉपी पेस्ट करके डालते हैं और ये गलत है, उनको डालना चाहिए था, उनको अवेयर होना चाहिए था। विज्ञप्ति बनाने से पहले सारे लेटेस्ट रूल और रेगुलेशंस पढ़ने चाहिए थे, नहीं पढ़ते। तो इसलिए मैंने इसका जो रेमेडी है, इसका जो समाधान मैंने बता दिया। वहां पर आप ज्ञापन दे, मेमो दे, और या आप एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस दे और इस जजमेंट का, क्योंकि ये कंटेम्प्ट है, ये कंटेम्प्ट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, बाउंड है आप। अब जो दूसरा जो आता है, अब जो उत्तर प्रदेश की यूपी टेट के अंदर उन्होंने ये जो 6(1) है, इस 6(3) के अंदर एक क्लोज डाला। उन्होंने कहा कि जो बीएड जो होल्डर हैं वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स वाले पर एक कंडीशन डाली है। अब उस कंडीशन को लेकर के काफी अफवाह फैल गई कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर दिया। हालांकि देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर किया।
ये मामला राजस्थान से गया था और आपको भली भांति ये चीजें मालूम है, और रिव्यू भी खारिज हो गई। अनेक स्टेट का मैटर इसमें गया और उसके बाद वो डिसमिस हुआ और बीएड को बाहर किया। अब ये इसका जो लॉजिक है, मैं ये कहना चाह रहा था, ये कॉपी पेस्ट कैसे है। अब इनको एनसीटी ने नोटिफिकेशन उसी समय 2023 के अंदर लेटर भेज दिया था सारे राज्यों को। अब इन्होंने जो इनका विज्ञप्ति का ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे, इसमें कहीं पर भी बीएड का नाम नहीं है, कहीं पर भी बीएड का नाम नहीं है, डीएलएड है। तो इसका मतलब जो मिनिमम जो योग्यता पात्रता के लिए जो तय हो रही है, उसके अंदर कहीं पर भी न्यूनतम जो अर्हता है उसके अंदर कहीं पर भी बीएड नहीं है और ये बीएड शामिल नहीं है। अब जो वो कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन पुरानी विज्ञप्ति से उठा करके कॉपी पेस्ट करी, वो कंडीशन रह गई और इसके अंदर वो करी नहीं। सारा इतना पेज का होता है वो, इसलिए वो कॉपी पेस्ट है। उसके लिए रेमेडी ये है कि आप वहाँ के अपने डिपार्टमेंट शिक्षा सचिव को इस देवेश शर्मा और रिव्यू पिटिशन और क्लैरिफिकेशन ऑर्डर का आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे और लीगल नोटिस दे। कोर्ट के कंटेम्प्ट है, वो अपने आप हटा लेंगे, नया विज्ञापन जारी कर देंगे। अब जो मुख्य बात कह रहा था, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी ये इश्यू है। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने दीपिका कुमार चुंडावत वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के मैटर में फैसला दिया गया है और ये फैसला आपको मैं बता रहा हूं, ये भी वही है। ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, ये टीएसपी एरिया से रिलेटेड मैटर है, रीट का एग्जाम दिया और इनको जनरल के अंदर काउंट नहीं कर रहे, इनके मार्क्स जनरल से ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो रीट पास की थी वो इसमें छूट के साथ हुए थे, मतलब 55% के साथ 60% इनके पास नहीं थे। मोटा मोटा ये है, छूट लेकर पास हुए और इनको जनरल के अंदर काउंट नहीं किया और नौकरी से बाहर हो गए। अब ये इसका ऑर्डर का मुख्य पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये जस्टिस मनिंदर मोहन सक्सेना एंड जस्टिस मुनारी लक्ष्मण जी ने दिया, ये रिपोर्टेबल जजमेंट दिया ये भी, और ये 26 मई 2025 को जजमेंट आया। कब आया? 26 मई। अब क्या आ रही है? 2026। ना तो इस जजमेंट को राजस्थान गवर्नमेंट फॉलो कर रही, ना सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रही, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट चल रहा है, उसमें तारीख पर तारीख। आखिर चाहती क्या है? कौन से ऑफिसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्या लीगल डिसीजन नहीं ले सकते? ये छात्र कितने परेशान होंगे। मुझे छात्रों ने बताया कि सर सुप्रीम कोर्ट में ना तो अपील फाइल कर रहे, ना हाई कोर्ट के अंदर कुछ कर रहे, और डिसीजन आए हुए हैं। या तो अपील फाइल करो ताकि सुप्रीम कोर्ट से आए, पेंडिंग पड़ा है। ये इन छात्रों के साथ न जाने कितने छात्र हैं, लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करके कोर्ट कचहरी में कितना समय बर्बाद हुआ, और राजस्थान सरकार के अधिकारी सो रहे हैं सुस्त रवैये में, कोई लेना देना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है। इसी के अंदर क्या था मैं इसमें बताऊं, ये जजमेंट जो सिंगल बेंच से आया, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच में गया, और यही रिक्रूटमेंट के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन ओबीसी के थे और इन्होंने इससे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रीट का था उसमें ये पास करके ये गए थे। और इसी में प्रदीप कुमार का भी हवाला दिया गया, जो ओबीसी कैंडिडेट, ये आपके जो रीट के अंदर पिटिशनर है, ये पास करके और 60% 55%, ये पूरा चीजें वही रखी गई है। इसमें भी जो हवाला दिया गया वो प्रदीप कुमार का जो फैसला और विकास श्रृंखला को लेकर के काफी चर्चाएं हुई। ये रहा आपका प्रदीप कुमार का, इसको लेकर और विकास श्रृंखला को लेकर के बहस हुई। यही बहस हो रही है हर स्टेट के अंदर, क्योंकि प्रदीप कुमार जो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 3 बेंच, क्योंकि 3 जजों के बेंच का था, सबसे हावी होता है। अब उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके फैक्चुअल मैट्रिक्स अलग थे। फैक्चुअल मैट्रिक्स अलग होता है तो प्रोपोजिशन अलग तरीके से रखा जाता है, ग्राउंड अलग है, उसकी बात तथ्य अलग है, लेकिन उसको बेस बनाकर ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट के साथ अन्याय हो रहा है। एमबीसी हो, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, ये तमाम जजमेंट रखे गए। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने, और ये आपकी जो रिक्रूटमेंट कौन सी का है, ये 16/12/2022 को जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो विज्ञप्ति जारी की थी उसका इश्यू है, जो 2022 वाली भर्ती। और ये तमाम जो जजमेंट रखे गए और ये पूरा हिस्सा, इसका लास्ट अपन कंक्लूजन पर चलेंगे इसका क्या है। बाकी तो एनसीटी की गाइडलाइन और आरटी एक्ट 2009 और तमाम को लेकर के डिस्कस हो रहा है।
काफी लंबा डिसीजन है। और जो 46 नंबर है कि प्रोसेड डिस्कशन द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नेड सिंगल जज बेंच ऑफ रिट पिटीशन, जो ये है कैन नॉट, क्योंकि सिंगल बेंच ने प्रदीप कुमार वाले को वैलिड ठहरा दिया, उसको डबल बेंच ने सेट असाइड रद्द किया और पिटिशंस को अलाउ किया है। और माइग्रेशन है जो बेनिफिट द रूल ऑफ माइग्रेशन, जो कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन जनरल कैटेगरी इन रिक्रूटमेंट दे एंटाइटल टू द कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी, जो कैंडिडेट जनरल से ज़्यादा मार्क्स रख रहे हैं उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाए। और इसमें जो डबल बेनिफिट पर उन्होंने कहा कि साफ साफ माइग्रेट करे और स्टेट है वो लिस्ट को रिवाइज करे और पिटिशनर हैं उनको अपॉइंटमेंट दे, और ये सारी चीज़ें बात कही है। ये माइग्रेशन के जो स्टेट के द्वारा जो दिया गया था क्लोज 8 का कि माइग्रेशन का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि टेट के अंदर रिलैक्सेशन उसने ले लिया। तो इस आर्गुमेंट को, राज्य सरकार के आर्गुमेंट को सुप्रीम हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जो क्लेम है बेनिफिट माइग्रेशन का वो डबल नहीं ले सकता, तमाम वो चीजें राजस्थान हाई कोर्ट ने भी क्वेश्चन कर दिया, नहीं माना कि ये डबल बेनिफिट नहीं है। राज्य सरकार ने भी यही कहा, लेकिन मानती कहां है? छात्र कोर्ट जाए, कोर्ट से मानेंगे नहीं, बाद में कंटेम्प्ट लगाएं, कंटेम्प्ट के बाद वो जाए। नंबर ऑफ लिटिगेशंस लगातार बढ़ रही हैं। अब जो उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, उस भर्ती के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो जजमेंट आया, काफी इफेक्ट डालेगा। और उनकी जीत को जो बार बार जो जनरल कैटेगरी जो उत्तर प्रदेश की सरकार और तमाम जो लोग ये सरकार कह रही थी कि लगातार ये कह रही थी कि प्रदीप कुमार का जजमेंट है, प्रदीप कुमार का जजमेंट है, प्रदीप कुमार वाला जजमेंट अप्लाई नहीं होगा। जो बार बार हर जगह प्रदीप कुमार वाले जजमेंट को रखा जाता था, मैं बार बार कह रहा था कि प्रदीप कुमार वाले मामले में जजमेंट में दिए गए फैक्चुअल मैट्रिक्स और प्रपोजिशन को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपके स्क्रीन पर जो सबसे पहले जो सवाल मैंने दिखाया, जो ये आपका सवाल दिख रहा है कि क्या टेट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त छूट यानी 60% नहीं लाकर वो 55% के साथ पास हो रहे हैं, वो यदि मुख्य परीक्षा में क्या जनरल कैटेगरी से चयन ले सकते हैं यदि उनके जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स है? उसमें दो फैसले, जो 1 नंबर फैसला है ले सकते हैं, 3 नंबर जो विकास आंकड़ा है ले सकते हैं। ये प्रदीप कुमार वाला ये प्रॉब्लम कर रहा था और इसकी फैक्चुअल मैट्रिक्स को ना समझ करके और डायरेक्ट इसको हाई कोर्ट राज्य सरकार इंटरप्रेट कर रहे थे। और इस मामले में छाया वर्सेस वाले मामले ने बहुत बड़ी एक लकीर खींच दी है कि आगे ये मामला चाहे उत्तर प्रदेश 69,000 भर्ती का हो, कोई भी हो, सब राज्यों के अंदर हाईकोर्ट बाउंड होएगी। और अब ये क्योंकि क्लियर नहीं था, प्रदीप कुमार वाले मामले के बाद कोई ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं गया, ये महाराष्ट्र वाला ही गया, जो प्रदीप कुमार और विकास सांखला जजमेंट में डिफरेंशिएट कर दिया कि दोनों में अंतर क्या है और कहां कौन सा अप्लाई किया जा सकता है। जो विकास सांखला जजमेंट में कहा गया कि टेट परीक्षा की पात्रता परीक्षा में दी गई छूट आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा। मुख्य परीक्षा में यदि आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल से ज्यादा मार्क्स लाता है तो वो जनरल में माइग्रेट हो सकता है, जा सकता है। इसी बात पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में लगाया। और यही तभी आप दीपांकर दत्ता की बेंच ने यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती की जब सुनवाई हो रही थी, पिछली सुनवाई आपने मेरे चैनल पर लाइव देखी होगी, दीपांकर दत्ता जस्टिस साहब ने ओरल कमेंट किया था, टिप्पणी की थी और राज्य सरकार को एक लगभग कहने की कोशिश करी कि आप कुछ कर ले और इस प्रकार से कितने लोगों को दे सकते हो और वो भी डिस्टर्ब ना हो लगे हुए और इनको दी जाए और कितनी सीटें रिक्त हैं। तो ये एक व्यूज आता है कि कोर्ट का किधर पक्ष है, फैसला किस साइड आने वाला है, प्रदीप कुमार वाला काउंट होगा या नहीं, विकास सांखले वाले पर मुहर लगेगी या नहीं। जस्टिस दीपांकर दत्ता के द्वारा प्रदीप कुमार और विकास सांखला में डिफरेंशिएट आने से पहले नया फैसला आ गया छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये पूरी पिक्चर क्लियर करती है और कैसे पिक्चर क्लियर करती है ये मैंने पूरे इस वीडियो में मैंने बताई है और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें।
और इस वीडियो में पूरी पिक्चर क्लियर करके बताइए कि क्या क्या अंतर है। और आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी राज्यों के बारे में विस्तार से बताएं, किस किस पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, जो ये बहुत बड़ा रिजर्वेशन को लेकर के डिस्प्यूट था, इसको लेकर मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहे।